अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। NG 503 का लेसन नंबर 30 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। करिकुलम डेवलपमेंट इन लैंग्वेज टीचिंग पार्ट 1। अच्छा जी, टॉपिक नंबर 160, लैंग्वेज करिकुलम डेवलपमेंट। व्हाट इज़ करिकुलम? करिकुलम क्या होता है? सबसे पहले ये देख लें। अ थियोरेटिकल डॉक्यूमेंट एंड रेफर्स टू द प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ इन एन एजुकेशनल सिस्टम और इंस्टीट्यूशन। ये जी एक थियोरेटिकल डॉक्यूमेंट होता है, ये आपने MCQs याद रखना है। सिंपल वे में करिकुलम ये होता है कि जैसे वो अक्सर ही आपको कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस मिलता है ना, उसमें वो जो आपको बयान करते हैं कि ये प्रोग्राम्स हमारे यहाँ मौजूद हैं, इन प्रोग्राम्स में ये चीज़ होती है, ठीक है, ये हम बच्चों को कराते हैं, ये बच्चे इस प्रोग्राम से ये सीखते हैं, ये होता है करिकुलम। करिकुलम में आपका जो आप पढ़ेंगे सिलेबस, जो एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स पूरे साल में करेंगे, जिस तरह वो एग्ज़ाम्स देखें, एग्ज़ाम्स का तरीक़ेकार क्या होगा, जो भी ओवरऑल एक प्रोग्राम में या पूरे साल में बच्चे करेंगे, जो बच्चे सीखेंगे, वो जी आपका करिकुलम होता है। सिंपल एज दैट। ठीक हो गया, ये जी आपका करिकुलम होता है। इसके अलावा कुछ माइनर से डिटेल्स हैं, वो आपने या खुद पढ़ना है, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ करिकुलम डेवलपमेंट? जी करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है? एक सिस्टमेटिक प्लान के थ्रू एक प्रोग्राम डेवलप करना, उसमें एक्टिविटीज़ एक सिस्टम के थ्रू डालना, एक उसमें सिलेबस तैयार करना, ये सारा एक डेवलपमेंट है ना, तो इसको सबको तैयार करना करिकुलम डेवलपमेंट कहलाता है। प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कवर्स। अब जी जब करिकुलम डेवलप करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले जो भी ये आपने याद रखना है कि कुछ भी शुरू करने से पहले, कोई भी करिकुलम बनाने से पहले वो एक एनालिसिस करते हैं। वो क्या एनालिसिस होता है? वो लर्नर्स नीड के ऊपर सर्वर करते हैं, मतलब जो जिन बच्चों को पढ़ाना है, उन्होंने जिनके लिए उन्होंने करिकुलम बनाना है, उनकी क्या ज़रूरियात हैं, वो किस तरह प्रेफर करते हैं पढ़ना। ठीक है, तो उनके वो सर्वे करते हैं और वो उनके लर्नर्स नीड्स जो हैं उनको जानते हैं, उसकी बेस के फिर वो आगे प्रोसेस करते हैं, डेवलप करते हैं करिकुलम। ये जी इसमें आपने बस ये बात याद रखनी है। ठीक है, टॉपिक नंबर 161, सिलेबस डिज़ाइन टू करिकुलम डेवलपमेंट। सब क्या कहते हैं वो? द हिस्ट्री ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन लैंग्वेज टीचिंग स्टार्ट्स विद द नोशन ऑफ सिलेबस डिज़ाइन। जी जो ये MCQs है कि करिकुलम डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री है वो किस नोशन से स्टार्ट होती है? सिलेबस डिज़ाइन से। इतने सारी चीज़ें एक करिकुलम में पाई जाती हैं, उसमें से एक ये भी चीज़ पाई जाती है सिलेबस। ठीक है, ये तो मेन चीज़ होती है ना जो बच्चा पढ़ता है। ठीक है, तो जी सिलेबस डिज़ाइन इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग आ सिलेबस। ठीक हो गया, सिलेबस डेवलप करना इज़ कॉल्ड सिलेबस डिज़ाइन। ठीक है, तो अब ये सिलेबस क्या होता है? मुझे अब क्या ये बयान करने की ज़रूरत है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है सिलेबस क्या होता है? करिकुलम वर्सेस सिलेबस। जी करिकुलम और सिलेबस में क्या फ़र्क होता है? While a curriculum is a theoretical policy document, a syllabus is a guide for teachers and learners that indicate what is to be achieved. करिकुलम उनका कहना है एक थियोरेटिकल और पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये कह लें कि करिकुलम होते हैं रूल्स। ठीक है, करिकुलम क्या होते हैं? रूल्स, स्कूल के रूल्स। आप उसको ऐसे ले लें कि स्कूल के रूल्स जो होंगे वो करिकुलम होंगे। ठीक है, और सिलेबस क्या होगा? जो क्लासरूम में बैठ के बच्चा पढ़ता है, जो उसे कंटेंट दिया जाता है, वो होता है सिलेबस। एक गाइड होती है टीचर के लिए, लर्नर के लिए, या वो जो भी सीखता है वो होता है सिलेबस। A curriculum is concerned with making general statement about language learning purpose and experience। जब प्रोस्पेक्टस दिया जाता है आपको, तो उसमें जो करिकुलम आपको
दिखाया जाता है वो करिकुलम, वो कहते हैं एक जनरल स्टेटमेंट होता है। उसमें हर चीज़ स्पेसिफिक करके बयान नहीं की होती है आपके लिए कि बच्चा को ये सिलेबस दिया जाएगा, बच्चे को ये एक्टिविटीज़ दी जाएंगी, बच्चा ये बच्चा वो बच्चा इस तरह ना, एक जनरल स्टेटमेंट होती है कि ये प्रोग्राम हम ये करवाते हैं और ये प्रोग्राम पढ़ के एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चा ये करने के काबिल हो जाता है। ठीक हो गया, ये एक करिकुलम स्टेटमेंट, एक जनरल स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। सिलेबस क्या होता है? अ सिलेबस इज़ मोर लोकलाइज्ड एंड इज़ बेस्ड ऑन द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपन्स एट द क्लासरूम लेवल एज टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अप्लाई अ करिकुलम। ठीक है, जब वो करिकुलम में से या वो एक करिकुलम बच्चा अप्लाई कर लेता है, चूज़ कर लेता है, एक प्रोग्राम चूज़ कर लेता है, उसमें जो सिलेबस होगा वो ज़्यादा वो कहते हैं वो सिलेबस जो होगा वो कंटेंट होगा जिसकी बेस पे, जिसकी मदद से वो बच्चा सीखता है। ठीक है, इसका सिंपल अगर आपने डिफरेंस करना है ना तो करिकुलम क्या है? थियोरेटिकल और पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सिलेबस क्या है? गाइड है टीचर्स के लिए और लर्नर के लिए। एक ये डिफरेंस हो गया दोनों में। इसके अलावा उनका कहना है कि जो करिकुलम है ये जनरल स्टेटमेंट है और सिलेबस जो है वो लोकलाइज्ड है। ठीक हो गया, और ये क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लासरूम में जो कंटेंट दिया जाता है, ये उसके बारे में है। क्लियर है? व्हाट डज आ सिलेबस इंक्लूड? अच्छा जी, नैरो व्यू में अगर सिलेबस को देखें तो उनका कहना है अ सिलेबस इज़ ओनली कंसर्न विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड द सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ कंटेंट। नैरो व्यू में यही है कि सिलेबस क्या है जी, उसमें जो आपने पढ़ना है उसके बारे, उसको जो होती है उसकी सिलेक्शन होती है कि बच्चे को सिलेबस में ये पढ़ाया जाएगा, ये सिलेक्ट करें इसके सिलेबस के लिए, ये उसे कंटेंट प्रोवाइड करना है, उसकी स्पेसिफिकेशन होती है। ठीक हो गया, नैरो व्यू में ये है। ब्रॉडर व्यू में क्या है? अ सिलेबस इज़ नॉट ओनली कंसर्न्ड विद द सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ कंटेंट बट also with the selection of learning task and activities also concerned with methodology। broader view में ये है कि सिलेबस में वो सारे काम जो एक बच्चा पूरे साल में करेगा, वो एक्टिविटीज़ हो जाएं, वो कंटेंट जो वो पढ़ेगा वो, या मेथडोलॉजी जिस तरीके से टीचर उसे वो सिलेबस पढ़ाएगी, वो भी ब्रॉडर व्यू में सिलेबस के आता है। ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट ऑफ सिलेबस जी, अच्छा उन्होंने कहा है इट मस्ट हार्मोनाइज द 3 कॉन्टेक्स्ट विद इन विच इट इज़ लोकेटेड। जी सिलेबस को ना किसी भी 3 चीज़ों के साथ, इन तीनों चीज़ों के साथ ज़रूर, जैसे कहते हैं ना, इत्तेफाक राय ज़रूर होना चाहिए। 3 चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में ही इस सिलेबस को होना चाहिए। रिक्वायरमेंट है ये सिलेबस की, वो क्या चीज़ हैं? द वाइडर लैंग्वेज करिकुलम। सबसे पहले ये कि जो करिकुलम आपको बयान कर रहा है ना, जो प्रोस्पेक्टस में जो करिकुलम आपको उन्होंने बताया है कि ये हम करवाएंगे, सिलेबस को उसके मुताबिक ही होना चाहिए। सिलेबस वही बयान करे जो करिकुलम बयान कर रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है? द लैंग्वेज क्लासरूम एंड द पार्टिसिपेंट्स विद इन इट। दूसरा ये कि सिलेबस वही बच्चे को पढ़ाए जो बच्चे ने, जिस बच्चे ने उसके लिए अप्लाई किया है, जिस चीज़ के लिए, मतलब अगर उसने वो बिगनर है लैंग्वेज का, लैंग्वेज सीखने का, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग का वो बिगनर है और उसने बस करिकुलम सेलेक्ट किया है, वो प्रोग्राम सेलेक्ट किया है, तो उसे वही सिलेबस मिलना चाहिए, उसी के ग्रेड के मुताबिक, उसी के लेवल के मुताबिक। ठीक है। थर्ड ये है द एजुकेशनल एंड सोशल रियलिटी दैट द कोर्स प्लान इज सपोज्ड टू सर्व। थर्ड ये है कि वो जो सिलेबस है वो बच्चे ने जिस मकसद के लिए साइन इन हुआ है उस सिलेबस में, उस प्रोग्राम में, जो वो मकसद, मतलब कि किसी ने जॉब करनी है, ठीक है, उस सिलेबस को पढ़ के, उस कंटेंट को लेके उसने जॉब करनी है, या उसने क्या है सेकेंड लैंग्वेज सीखनी है, तो उस सिलेबस को वही पर्पस पूरा करना चाहिए। ठीक है। द एजुकेशनल एंड सोशल रियलिटी दैट द कोर्स प्लान इज सपोज्ड टू सर्व। ठीक हो गया।
टॉपिक नंबर 162 इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस ESP। अच्छा जी, ये जो नीड एनालिसिस किया जाता है, जो लर्नर्स का सर्वे किया जाता है कि उनकी क्या क्या ज़रूरियात हैं जो कि जिसकी बिना पर वो कुछ सीखना चाहते हैं या वो किस तरह सीखना चाहते हैं, इसने लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस LSP की मूवमेंट को बहुत बढ़ावा दिया। तो इसको क्या कहा जाता है? इट इज़ नोन इन ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। It is known in ELT circles as ESP English for specific purposes। अच्छा जी, अब ये क्या होता है? The ESP are response to a number of practical concerns। ESP क्या होता है कि आगे बता रहे हैं, ठीक है। The need to prepare growing numbers of non-English background students for study at American and British universities from the 1950s। जी, इसमें क्या क्यों ये जो है टर्म आई या क्यों ये चीज़ आई? ये इसलिए आई कि मुख्तलिफ जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी नेटिव नहीं होती इंग्लिश, वो जब किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो फिर ये उनके लिए है कि उनको प्रिपेयर किया जाए इंग्लिश के लिए, जो वो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। बाहर के मुल्क में उन्होंने अप्लाई किया, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, ठीक है। नो डाउट वो इधर से अपनी सारी उसकी बुक्स जो हैं वो इंग्लिश में हैं, बट स्टिल एक कम्युनिकेशन करना वो एक अलग लेवल होता है, वो एक अलग चीज़ होती है। तो जब वो बाहर के मुल्क में ऐसा अप्लाई करते हैं अमेरिकन या ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस क्या करता है? ये उनकी फील्ड के हवाले से उनको प्रिपेयर करता है कम्युनिकेशन के लिए, इंग्लिश में कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये उसके लिए भी बनाया गया। द नीड टू टीच इमिग्रेंट्स द लैंग्वेज नीड टू डील विद जॉब सिचुएशन। इसी तरह अगर कोई इमिग्रेंट है, उसको प्रिपेयर करना उसके जॉब के हवाले से। मिसाल के तौर पर वो एक सेक्रेटरी है, ठीक है, वो एक नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती है और वो इमिग्रेंट है, तो उसको उसके जॉब के हवाले से फिर वो कोर्स करवाते हैं कि आप ये कोर्स लेके इस तरह कम्युनिकेट कर सकती हैं, ये आप की जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आपको इंग्लिश ऐसे आए, ठीक है। द नीड टू प्रिपेयर मटीरियल टू टीच स्टूडेंट्स हु हैड ऑलरेडी मास्टर्ड इन जनरल इंग्लिश बट नाउ नीडेड इंग्लिश फॉर यूज़ इन एम्प्लॉयमेंट सच एज नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। भी वही बात आ गई कि एक जनरल इंग्लिश का उन्हें एक्सपीरियंस है, पर उनकी अपनी फील्ड में कुछ स्पेसिफिक जो टर्म्स हैं उनको उन्होंने कैसे कम्युनिकेट करना है, अपनी फील्ड में कैसे लोगों से इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, वो इस हवाले से उन्हें प्रिपेयर करते हैं, इस हवाले से मटेरियल तैयार करते हैं, ऐसे कोर्सेज बनाते हैं। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, नाम से ही जाहिर है कि यह जनरल इंग्लिश नहीं है, स्पेसिफिक पर्पस के हवाले से इंग्लिश है। एक नर्स है, वो बाहर के मुल्क में गई है, बाहर के मुल्क की लैंग्वेज ही इंग्लिश है टोटल, उसने वहाँ पे कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या उसके होगी स्ट्रैटेजी, कैसे उसने कन्विंस करना है, कैसे उसने इन्फ्लुएंस करना है, ये सारी चीज़ें फिर उसे बताते हैं। और प्लस उनकी जो उसकी फील्ड होगी उसके हवाले से भी स्पेसिफिक वोकैबलरी उसे सिखाते हैं। द नीड फॉर मटीरियल्स फॉर इंग्लिश फॉर बिजनेस पर्पसेस। जी, सेम बात यही कि बिज़नेस पर्पसेस में, बिज़नेस सेटिंग्स में कैसे कोई कम्युनिकेट करता है, कैसे कोई इंग्लिश बोलेगा। जी, इस बात पे भी, इसके लिए भी ये चीज़ ईजाद की गई, मतलब ये टर्म ईजाद की गई, ये कोर्सेज ईजाद किए गए कि भाई इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस लोगों को चाहिए ये चीज़, ठीक है। अच्छा जी, जब ये जो ESP है, इसने दो चीज़ों के ऊपर, मतलब दो चीज़ें और इससे निकली, दो चीज़ें और स्टडी के लिए इसके अंदर से निकाली गई। वो एक है रजिस्टर एनालिसिस और एक है डिस्कोर्स एनालिसिस। रजिस्टर एनालिसिस क्या होता है? Studies the language of fields such as journalism, medicine or law for distinctive patterns of occurrence of vocabulary, verb form, noun phrases and tense usage। जी, जब आप इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस का ऐसे मटेरियल तैयार करने निकलते हैं ना, या उसके खोज में इस तरह निकलते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है रजिस्टर एनालिसिस। मतलब मिसाल के तौर पर एक जो है लॉ का जो है स्टूडेंट,
उसकी एक फील्ड में अलग ही स्पेसिफिक किस्म की वोकैबुलरी पाई जाती है, योर ऑनर और पता नहीं क्या क्या क्या, जो वो कोर्ट की सारी लैंग्वेज होती है, इतने वो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक वोकैबुलरी स्पेसिफिक फील्ड के हवाले से होती है ना, इसको कहते हैं रजिस्टर, और इसके एनालिसिस को कहते हैं रजिस्टर एनालिसिस। जब एक डॉक्टर एक कोर्स वो लेगा कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं ये कम्युनिकेशन सीखना चाहता हूँ, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस मैं ये इस तरह लेना चाहता हूँ, तो जी उसके फील्ड के हवाले से एनालिसिस करना ये जी रजिस्टर एनालिसिस में आता है, ठीक है। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस में ये भी एक काम होता है। ये जी इसके अलावा ये जो च्यू है, इसने कुछ एनालिसिस किया किस पे, कनाडा में जो क्या बोर्ड रूम डिस्कशंस होती हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज होती है कनाडा में, उसके ऊपर उसने एनालिसिस किया और उसने कुछ स्पेसिफिक वोकैबुलरी वहाँ पे देखिए, आपने खुद पढ़ना है। इसके अलावा जी और क्या होता है, डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस में क्या होता है, इज़ टू आइडेंटिफाई द लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्गर सैम्पल्स ऑफ स्पीच और टेक्स्ट। इसमें एनालाइज किया जाता है कि किस तरह लोग डिस्कोर्स करते हैं, किस तरह बातचीत करते हैं। मिसाल के तौर पर कि बिज़नेस सेटिंग में कोई किस तरह कन्विंस करेगा, कोई किस तरह एक तमहीद बांध के एक चीज़ को बयान करेगा, या कोई किस तरह अगले को कमांड देगा, या कोई किस तरह इन्फ्लुएंस करेगा। ये सारे जो स्पीच के स्ट्रक्चर होते हैं ये डिस्कोर्स एनालिसिस में आते हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 163, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस EAP। जी सिंपल वे में इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस क्या है कि वो जो एक स्टूडेंट है, जो एक वो डॉक्टर है, वो अपनी फ़ील्ड के हवाले से अपनी क्लासरूम में कैसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। क्लासरूम में कम्युनिकेट करने के लिए जो इंग्लिश सिखाई जाती है वो होती है इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस, ठीक है। इसका जी MCQs देख लें। EAP has expanded with the growth of university places in many countries and increasing numbers of international students undertaking tertiary स्टडीज़ इन इंग्लिश। हाँ जी, वही बात हो गई कि अगर एक नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर एक किसी अमेरिकन या ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है तो उसको ये कोर्स करवाया जाएगा कि जी आया कि आपका ये सब्जेक्ट है, तो आप इस सब्जेक्ट के हवाले से आपकी क्या इंग्लिश होगी, कैसे कम्युनिकेशन करेंगे आप अपनी क्लास में अपनी टीचर से, क्या आपका राइटिंग स्टाइल होगा, क्या आपके सब्जेक्ट का राइटिंग स्टाइल है। लेकिन ना कंप्यूटर का जो होती है वोकैबुलरी या उसका राइटिंग स्टाइल अलग होता है, उसमें आप बुलेट पॉइंट्स बना के छोटे छोटे भी लिख सकते हैं। या मैथ का देख लें, मैथ का एक अलग सिस्टम होता है। तो उन्होंने कहा है इस हवाले से एक एकेडमिक लिहाज से जो इंग्लिश होती है वो एकेडमिक पर्पसेस में आती है, ठीक है। एकेडमिक पर्पसेस के हवाले से आपको जो इंग्लिश सिखाई जाए वो वाली होती है इंग्लिश, ठीक है। सिंपल उन्होंने कहा इन दिस सेंस इट इज़ ब्रॉड टर्म कवरिंग ऑल एरियाज ऑफ एकेडमिक कम्युनिकेटिव प्रैक्टिसेस। आप जो भी अपनी एकेडमी में कम्युनिकेट करेंगे ये उनकी प्रैक्टिसेस इसमें आती है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें ये मुख्तलिफ उन्होंने कैटेगरीज बता दी हैं, जैसे कि क्लासरूम इंट्रैक्शंस आप कैसे करेंगे, उसमें डिस्कशंस आ जाती हैं। सेमिनार्स जो आप डिस्कशन करेंगे सेमिनार्स में, या टीचर आपको फीडबैक कैसे देगी, या आप अगर आपने एक्सप्लेन भी कोई करनी है चीज़, टीचर ने आपको कहा है आपने ये प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप वो प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे अपनी ऑडियंस से, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब उनमें आ जाती हैं। इसमें स्टूडेंट राइटिंग भी आती है कि टीचर ने मिसाल के तौर पर आपको ऐसे लिखने के लिए दे दिया है, तो अब आप बच्चों की तरह ऐसे तो नहीं ना लिखेंगे, आप अपने सब्जेक्ट की अपनी मैच्योरिटी के हवाले से, अपने सब्जेक्ट की मैच्योरिटी के हवाले से के लिहाज से एक लॉजिकल ऐसे लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें फिर उसमें आती हैं, ठीक है।
नीड एनालिसिस जी पहले भी मैंने आपको कहा है, नीड एनालिसिस इज़ अ प्रोसीजर यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स नीड। लर्नर्स की नीड्स के हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नीड एनालिसिस में आता है। इसमें लर्नर्स की नीड्स को एनालिसिस किया जाता है कि आया कि बच्चे की क्या नीड्स हैं सीखने के हवाले से, वो किस तरह सीखना चाहता है, क्या उसका मकसद है सीखने का। इट इज़ डिस्टिंक्ट एंड नेसेसरी फेज़ इन प्लानिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स इमर्ज्ड इन 1960। जी ये एक बहुत अहम और बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है एजुकेशनल प्रोग्राम्स की प्लानिंग के शुरू में, बिगनिंग में। सबसे पहला स्टेप यही है कि जो बच्चे के लिए, जिस बच्चे के लिए करिकुलम या सिलेबस डिज़ाइन किया जा रहा है, प्रोग्राम बनाया जा रहा है, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, वो क्या उस सिलेबस में पढ़ना चाहता है, उसका मकसद क्या है, उसकी नीड्स क्या हैं। ठीक हो गया। अप्रोचेस टू नीड एनालिसिस जॉर्डन ने दिया 1997 में। इसमें क्या क्या आता है, क्या नीड एनालिसिस में कौन कौन सी अप्रोचेस आती हैं। सबसे पहले जी टारगेट सिचुएशन एनालिसिस TSA। नाम से जाहिर है कि बच्चा जो है एट द एंड ऑफ द सेशन उसका टारगेट क्या है, कि वो इस पूरे सिलेबस, इस पूरे करिकुलम से गेन क्या करना चाहता है। उसने जो ये प्रोग्राम में साइन इन हुआ है उसका मकसद क्या है, वो क्या एट द एंड ऑफ द सेशन क्या कैपेबिलिटी रखना चाहता है अपने अंदर इस लर्निंग से। तो जी टारगेट सिचुएशन एनालिसिस में ये एनालिसिस किया जाता है कि बच्चा का एम क्या है लर्निंग के हवाले से। वो बिज़नेस कम्युनिकेशन सीखना चाहता है, वो प्रेजेंटेशन में अच्छा होना चाहता है, वो जर्नल इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स चाहता है, वट जो भी उसका टारगेट एम है वो एनालिसिस किया जाता है। प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस में जी जो लर्नर का करंट सिचुएशन है ना, जो उसकी करंट प्रोफिशिएंसी है, वो एनालिसिस किया जाता है। फिर उसके मुताबिक उसको उस लेवल के कोर्स पे डाला जाता है, उस लेवल के प्रोग्राम पे डाला जाता है सॉरी। ठीक है। फोकसेस ऑन द लर्नर्स कॉम्पिटेंस कंसर्निंग स्किल्स एंड लैंग्वेज एट द बिगनिंग ऑफ द कोर्स। कि जी वो किस लेवल पे है, अगर तो वो बिगनिंग लेवल पे है तो फिर उसको क्या कहते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे डाला जाता है कि एट द एंड ऑफ द सेशन वो एक अच्छा इंटरमीडिएट क्या कह लें कम्युनिकेटिव पर्सन बन जाएगा। बट एवर जो भी लर्निंग सेंटर्ड अप्रोचेस जी इसमें क्या होता है इज़ अ प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी द लेटर including syllabus, materials, teaching methods, etc., and divide needs into necessities, lacks and wants। जी हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, necessities, lacks and wants हम पढ़ चुके हैं। आई थिंक हम पढ़ चुके हैं, शायद, मुझे अब नहीं इतना पक्का। बहरहाल लर्निंग सेंटर्ड अप्रोचेस में क्या होता है कि जो सिलेबस है, जो मटीरियल है, जो प्रोग्राम है, जो टीचिंग मेथड है, ये सारी चीज़ें लर्नर को सामने रख के प्रिपेयर की जाती हैं। सिलेबस लर्नर की नीड्स के मुताबिक उन्हें दिया जाता है, टीचर लर्नर के मुताबिक उन्हें सिखाती है। मतलब एक लर्नर है वो जी क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे लिख के ज़्यादा अच्छी तरह मैं समझ सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, तो टीचर उसको उसी के मुताबिक भी डील करती है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस में यही आता है कि लर्नर को सेंटर में रखा जाता है और उसके मुताबिक ही सब कुछ डिज़ाइन किया जाता है। स्ट्रैटेजी एनालिसिस में क्या आता है, फोकसेस ऑन मेथड्स ऑफ लर्निंग, दैट इज़ प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल्स एंड स्ट्रेटजीज़। जी स्ट्रैटेजी एनालिसिस में लर्निंग के मेथड्स पर फोकस किया जाता है, उन्हें एनालाइज किया जाता है, जिसमें जी लर्निंग स्टाइल्स आते हैं और स्ट्रैटेजीज़ आती हैं। अब ये लर्निंग स्टाइल और स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं ये आगे उन्होंने बताया है। लर्निंग स्टाइल एंड स्ट्रैटेजीज़। लर्निंग स्टाइल इज़ आइडेंटिफाइड एज एनी इंडिविजुअल प्रेफर्ड वे ऑफ लर्निंग दैट इज़ ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल। लर्निंग स्टाइल में हर एक बच्चे के अपने प्रेफर्ड वे आ जाते हैं लर्निंग के, मतलब वो जिस तरह अच्छी तरह लर्न करना चाहता है या जिस तरीके से उसे अच्छी तरह लर्न होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको देख के प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छी तरह वो लर्न करते हैं, कुछ लोग सुन के ज़्यादा अच्छी तरह लर्न करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं जो होते हैं
प्रैक्टिकली उस काम को करके ज़्यादा सीखते हैं। तो ये जी लर्निंग स्टाइल में आता है। लर्निंग स्ट्रेटजी क्या है? वाई लर्निंग स्ट्रेटजी इज़ द मेंटल प्रोसेस द लर्नर एम्प्लॉयज टू लर्न द लैंग्वेज। लर्निंग स्ट्रेटजी एक मेंटल प्रोसेस होता है, जैसे कि वो मिसाल के तौर पर कि अगर हम ये कह लें कि जिस मिसाल के तौर पर हम ये जिस तरह हम करते हैं कि हम जी यहाँ से बस कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं, उसे अपनी ही लैंग्वेज में अपने दिमाग में स्टोर कर लेंगे और एग्ज़ाम में हम अपने अल्फाज में लिखाएंगे। ये एक लर्निंग स्ट्रेटजी है। इस तरह हम ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं। तो लर्निंग स्टाइल ये है जिस तरह हम प्रेफर करते हैं कि हमने किस तरह हम ज़्यादातर अच्छा सीख सकते हैं, देख के, करके, सुन के, जैसे ये लर्निंग स्टाइल में आता है। लर्निंग स्ट्रेटजी मेंटल प्रोसेस होती है कि हम अपने दिमाग में किस तरह उस चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, किस तरह हम उस चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छी तरह उसे याद कर सकते हैं। ठीक हो गया। डेफिशिएंसी एनालिसिस में क्या आता है? डेफिशिएंसी एनालिसिस मैप्स एग्जिस्टिंग प्रोफिशिएंसी अगेंस्ट टारगेट learner proficiency, determining deficiencies lacks with the use of 3 points rating scale, none, some, lots, which establishes the priority that should have been given. Deficiency analysis वही जो एक ऊपर उन्होंने टर्म बताई ना, टारगेट सिचुएशन एनालिसिस, ये उसी का समझ लें एक कॉपी है। इसमें क्या आता है कि एक वो सिचुएशन, एक वो जो है, जो लर्नर जिस करंट प्रोफिशिएंसी पे है ना, लर्नर की जो करंट काबिलियत है वो, और लर्नर जो एट द एंड ऑफ द सेशन लर्निंग करना चाहता है, जो उसका एम है कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, ये उसका एनालिसिस होता है। ठीक है। मैप्स एग्जिस्टिंग प्रोफिशिएंसी अगेंस्ट टारगेट लर्नर प्रोफिशिएंसी। ठीक है। एक वो जो करंट उसका है काबिलियत, एक वो जिस काबिलियत पे वो जाना चाहता है, ये उसका एनालिसिस है। तो जी 3 पॉइंट्स रेटिंग के स्केल पे इसको जी एनालिसिस किया जाता है। वो क्या है? नन, सम एंड लॉट्स। मतलब एक वो चीज़ जिसमें वो नन है, जो उसे बिल्कुल भी नहीं आती। एक वो जिसमें वो सम है, मतलब उसे कुछ कुछ आती है वो चीज़। एक वो जो लॉट्स, जो उसे बहुत ज़्यादा, जिसमें वो काबिलियत रखता है। तो ये 3 पॉइंट रेटिंग है जो इस एनालिसिस से निकलता है और जिनकी ये रेटिंग की जाती है, जिन पे ये रेटिंग की जाती है। इसकी बिना पर फिर सिलेबस जो है या करिकुलम जो है वो डिज़ाइन किया जाता है कि उस स्टूडेंट को फिर वैसा ही उसी लेवल का सिलेबस दिया जाता है कि जिसमें वो कम तर है उस पर फिर ज़्यादा जोर दिया जाता है। उस सिलेबस में ज़्यादा चीज़ें उस हवाले से सिखाई जाती हैं। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 165 सिचुएशन एनालिसिस। इसमें क्या होता है? इट इज़ एन एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्लान्ड और प्रेजेंट करिकुलम प्रोजेक्ट दैट इज़ मेड इन ऑर्डर टू असेस द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। सिचुएशन एनालिसिस में नाम से जाहिर है कि एक जब सिलेबस डिज़ाइन कर लिया गया है या एक जब प्रोग्राम या प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर लिया गया है, फिर उसमें जो पाए जाने वाले सिचुएशनल फैक्टर्स हैं उसको एनालिसिस करना। अब वो किसी भी तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। वो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है। मतलब कि वो जो प्रोजेक्ट या वो जो प्रोग्राम जब वो इम्प्लाई करेंगे स्टूडेंट्स के ऊपर, तो कौन कौन से फैक्टर्स उस सिलेबस के इम्पैक्ट को बढ़ाएंगे या कौन कौन से फैक्टर्स उस सिलेबस के इम्पैक्ट को कम करेंगे, ये सारी चीज़ें सिचुएशन एनालिसिस में आती हैं, जिसमें सिचुएशन का एनालिसिस किया जाता है। द गोल ऑफ सिचुएशन एनालिसिस इज़ टू आइडेंटिफाई की फैक्टर्स दैट माइट पॉजिटिवली और नेगेटिवली इफेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ करिकुलम प्लान। ठीक हो गया। वो सारे की फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना, एनालिसिस करना, जो कि पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे किसी भी करिकुलम प्लान पे।
ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने तो जी पूरा एक करिकुलम बना लिया, पर जी अनएक्सपेक्टेड वे में कोई ऐसे ज़लज़ला आ गया या कोई ऐसी सिचुएशन मुल्क में पैदा हो गई जिसकी बिना पर छुट्टी देने पड़ गई, ठीक है। तो वो एक है ना, एक फैक्टर है वो भी, ये भी एक सिचुएशन फैक्टर में से एक फैक्टर है। या एक हमने सिलेबस में एक बड़ी बागी किस्म की चीज़ लिख दी, अब वो पॉलिटिकल हवाले से बड़ी ठा हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें उसमें आती हैं। दिस इज़ समटाइम्स नोन एज अ SVOT एनालिसिस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एन एग्जामिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज प्रोग्राम्स internal strength and weakness in addition to external opportunities and threats to the existence of successful operation of a language program। जी इसको सब कभी कभी SVOT एनालिसिस भी कहा जाता है। इसका क्या है फुल फॉर्म? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इसमें जी एक प्रोजेक्ट के या एक करिकुलम प्लान के या सिलेबस के वट एवर जो भी नीड एनालिसिस का ये एक एक्सपेक्ट है। सिचुएशन एनालिसिस, नीड एनालिसिस के बाद सिचुएशन एनालिसिस भी होता है, ठीक है। तो जी इसको कभी SVOT भी कहा जाता है। इसमें जी किसी भी जो है प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ, वीकनेस या अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स सब कुछ एनालिसिस किया जाता है। ठीक हो गया, बस जी इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।